Welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको प्रोवाइड कराता है बेटा हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, assertion and reason based question. What we are going to discuss, assertion and reason based question in today's session. So भाई जल्दी से शुरू करते हैं क्लास 10th वालों। हमारा चैप्टर बहुत अच्छी पेस पर चल रहा है, हमारा सिलेबस बहुत अच्छी पेस पर चल रहा है। मैंने आपको इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं बेटा साइंस से। हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा कवर कर रखा है, फिजिक्स में भी एंड आपका बायो में भी। तो अगर पसंद आ रहा है सब कुछ तो जल्दी से अपने रिव्यूज बताइए कमेंट बॉक्स में, और रेड हार्ट को कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चलिए, असर्शन। देखो, आपको एक चीज पता है कि असर्शन क्या होता है। असर्शन होता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या? एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और रीजन उसका कारण कि आप वो स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, यही है आपका। और आपको ये चीज अच्छे से पता है बेटा, जब आपने मेरे साथ सैंपल पेपर को सॉल्व किया तो उस सैंपल पेपर में आपने एक चीज बहुत अच्छे से देख ली कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन थे इस बार, 4 क्वेश्चन थे बेटा। तो अब आप देख लीजिए, एमसीक्यूज, असर्शन, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि आपका जो पेपर है वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर जा चुका है, जिसमें आपने देखा था कि आपके सेक्शन ए में 16 एमसीक्यूज और 4 असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले। और आपके सेक्शन ई जो था, उस सेक्शन ई में हमने देखा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को। तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो कैसे होगा वो आपको अच्छे से पता है, वो होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब यार एक बात बताओ, मान लो कोई बच्चा है वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन जानता ही नहीं है कि भाई ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, बट एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो एग्जाम में आएगी और वो एग्जाम में आ चुकी है। और आपने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी बेटा, वो जो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए वो बहुत ही ईजी लेवल पे थे। ईजी लेवल इज इन द सेंस के उन्होंने बिल्कुल एनसीईआरटी से उन पॉइंट्स को उठाया। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और वाटर के लिए, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है ना। फिर उसका रीजन उन्होंने दिया कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बन रही है, एनोड पर बन रही है, इस तरीके से। और आपने पता है बेटा कि आपको जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था तो उस चैप्टर में भी आपको वही कॉन्सेप्ट समझाया गया। एक एक्टिविटी गिवन है ना आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर, उसी एक्टिविटी से वो असर्शन रीजन था। तो मतलब कि अगर आप ध्यान से पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं बेटा, तो बोर्ड में असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को टैकल करना बिल्कुल भी मतलब कि मुश्किल होगा ही नहीं। तो इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखें कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बेटा टफ नहीं होते हैं। ये बच्चों को लगते हैं टफ, बट ये टफ नहीं होते, आप मेरी बात मानिए। चलिए तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं असर्शन क्या है। टेस्टिस लाई इन पेनिस आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये बोल रहे हैं टेस्टिस जो है वो पेनिस में लाई करता है आउटसाइड द बॉडी। अब आप बोलेंगे मैम व्हाट? यस, आपको पता है टेस्टिस की लोकेशन कहाँ होती है बेटा। टेस्टिस लाई इन स्क्रॉटम आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस स्क्रॉटम में लाई करते हैं बेटा, जबकि पेनिस में लाई नहीं करते। पेनिस मेल्स के पास एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो फीमेल की बॉडी में स्पर्म, क्या जो फीमेल की बॉडी में स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। सो टेस्टिस जो है बेटा वो बॉडी के बाहर क्यों रहते हैं, आप बताओ। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि वाई टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी, क्यों वो बॉडी के अंदर नहीं, क्योंकि बेटा मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो टेम्परेचर हमें चाहिए, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बेटा जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है हमारी बॉडी से, क्या हमारी बॉडी से कितना कम, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए वो टेम्परेचर। इट मीन्स कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें लगेगा 35 डिग्री सेल्सियस। समझ गए हो या नहीं समझ गए हो? जल्दी से बताइए, आप समझ गए नहीं समझ गए? 34.5 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट
रीजन इसका क्या होना चाहिए? पहली बात तो इनका असर्शन ही गलत है, तो हमें पता है असर्शन गलत है तो आंसर तो डी होने वाला है कि असर्शन आपका फॉल्स है। बट अब हम देखेंगे रीजन में क्या लिखा है इन्होंने, स्पर्म रिक्वायर टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि बेटा स्पर्म को बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उनके फॉर्मेशन के लिए। तो आपको स्पर्म बनाने हैं, उनका कीमा नहीं बनाना है, समझ गए ना वाला पॉइंट। तो अगर बॉडी के अंदर रखेंगे तो बेटा वो भुन जाएंगे, भुन, तो उनको भूनना नहीं है ना, उनको बनाना है, मतलब सही से अच्छे खासे स्पर्म बनाने हैं। चलिए, तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या असर्शन गलत है भाई? ये बोल रहा है पीनिस में रखा है, पीनिस इज द कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। और आपको पता है बेटा स्क्रोटम, स्क्रोटम इज द पाउच जिसके अंदर टेस्टिस लाई करते हैं। ऐसा होता है ना जैसे मेल की बॉडी कैविटी है, तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे पाउच होंगे और यहाँ पर अंदर इस तरीके से टेस्टिस रखे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा स्क्रोटम और ये हो जाएगा बेटा टेस्टिस। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा टेस्टिस। इजी, इजी पीजी, यस मैम, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। असर्शन, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि स्पोर्स जो होते हैं आपके वो यूनिसेलुलर बॉडीज होते हैं बेटा। क्या है? स्पोर्स आपकी यूनिसेलुलर बॉडीज हैं। ठीक है, आपको ये चीज पता ना बेटा स्पोर्स कैसे बनते हैं। पहली बात तो स्पोर्स आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होते हैं, और जो कैसे होते हैं? जो यूनिसेलुलर होते हैं। क्या? जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो बाद में सही कंडीशंस वगैरह आने पे ग्रो कर जाते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? वो आपके होते हैं स्पोर्स। और कैसे बनते हैं बेटा? थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, आपको पता है फंगस होता है राइजोपस, है ना, राइजोपस आपका फंगस होता है, उसके स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं। बनते नहीं बनते हैं, है ना? यस मैम बनते हैं। अब रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन देखो, रीजन दे रहे हैं द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये बोल रहे हैं कि जो पेरेंट बॉडी है वो सिंपली ब्रेक हो जाएगी छोटे छोटे पीसेस में, ऑन मैच्योरेशन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। कहना इनका सही है, फ्रेगमेंटेशन में ये तो होता है बेटा, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी पेरेंट बॉडी मैच्योर होने के बाद टूट जाती है। जैसे स्पायर वगैरह में हम देखते हैं, हम ही देखते हैं बेटा, मान लीजिए आपके पास स्पायर वगैरह है या नहीं है? यस मैम है। अब ये स्पायर वगैरह छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, एंड दीज फ्रेगमेंट्स विल फॉर्म न्यू स्पायर वगैरह। ये फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे बेटा? ये फ्रेगमेंट्स आपके न्यू स्पायर वगैरह का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है मैम, बट क्या बेटा ये इससे कहीं से कहीं तक मैच खा रहे हैं? कहाँ बात चल रही है स्पोर्स की? आप एकदम से आ गए फ्रेगमेंटेशन पे, तो बोला है तो दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा? ये रीजन इस असर्शन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मतलब कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, दोनों असर्शन रीजन ट्रू है बेटा, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए? यस मैम समझ गए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, पुराना। बिल्कुल सही बात है बेटा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एक प्रिमिटिव पुराने टाइप का रिप्रोडक्शन है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देख लो, अगर रीजन वही है तो ए हो जाएगा आंसर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। बेटा देखो, ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन बोले हैं ना यहाँ पे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि जो आपकी डॉटर सेल्स बनेंगी उनके पास सेम जेनेटिक मेकअप होगा। क्या? डॉटर सेल्स कंटेन सेम जेनेटिक मेकअप। बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है कि ये प्रिमिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये नहीं कि इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है, बिल्कुल सही बात है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन है ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्रोथ बॉडी के, मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी बॉडी की, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो कहाँ से रिलीज होता है बेटा? पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब ये बोल रहे हैं रीजन बिकॉज गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन जो होता है बेटा GnRH, जो कहाँ से रिलीज होता है बेटा? आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। आपको पता है ना बेटा कि ये हाइपोथैलेमस है, जैसे मैंने आपको फीमेल में भी दिखाया था कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जाके बेटा किस पर एक्ट करेगा? ये जाकर आपकी पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी पर एक्ट करने के बाद यहाँ से दो हार्मोन रिलीज कराएगा बेटा, LH और FSH। LH और FSH को यहाँ से रिलीज कराता है, तो मतलब कि अब आपके जाके बेटा यहाँ से सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये जाकर ओवरीज, टेस्टिस, इन सब पर एक्शन करेंगे, एंड देन दे फॉर्म द टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। समझ में आता है? समझ में आता नहीं आता है? बताइए जरा जल्दी समझे। आता है समझ में या नहीं आता है? यस मैम आता है, मैं समझ में। तो गोनाडोट्रोपिन बिल्कुल, तो बट बेटा क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? आप असर्शन में बात करें ग्रोथ हार्मोन्स की,
है ना। बट आप रीजन में एकदम से गोनाडोट्रोपिन्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा गोनाडोट्रोपिन सेक्स हार्मोन बनवाएंगे, बट दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ओके, सो स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों चीजें सही हैं, बट आपका रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। pollen grains from the carpel, ध्यान से पढ़ना, pollen grains from the carpel, pollen grain निकला कहां से, कार्पल से, स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेमन, और जो किस पर स्टिक कर गया बेटा, जो स्टिक कर गया स्टिग्मा मतलब स्टेमन के स्टिग्मा पर, देख रहे हो, मतलब ये आपको चला रहे हैं, आपको जिसको ये चैप्टर ऐसा आता है चुटकियों में करके सॉल्व करके निकल जाएंगे, आपको चलाने की कोशिश यहाँ पे। ये बोल रहे पॉलन ग्रेन कार्पल से आता है, फ्रॉम द कार्पल। बेटा पॉलन, इनको सिखाओ ना, आप सिखाओ इनको, आपको तो अच्छे से आता है कि पॉलन ग्रेन जो आता है हमारा, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो कहां से आता है बेटा, एंथर से आता है, और एंथर किसका पार्ट है, स्टेमन का पार्ट है, तो स्टेमन के पार्ट है एंथर, एंथर से आया पॉलन ग्रेन, तो यहीं पर ही गलत बात कर गए, है ना। फिर वो कहाँ स्टिक करता है बेटा, स्टिग्मा पर ही स्टिक करता है, बट किसकी, कार्पल की, क्या, कार्पल। बेटा कार्पल आपको पता है, कार्पल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का, तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका कार्पल, ठीक है। बट आपका पॉलन ग्रेन मेल से आता है, तो यहीं पे इन्होंने बात गलत कर दी, और यहाँ पे स्टिग्मा ऑफ स्टेमन नहीं होगा, यहाँ पे स्टिग्मा ऑफ कार्पल होना चाहिए, और यहाँ पर फ्रॉम द स्टेमन भी लिख सकते हैं, या फिर एंथर यहाँ पर सबसे सुइटेबल रहेगा। अगर ऐसा लिखते तो स्टेटमेंट सही हो जाता, बट ऐसा नहीं लिखा तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो असर्शन तो गलत ही हो गया, मतलब कि ऑप्शन तो डी होना है, बट एक बार रीजन भी पढ़ लें। रीजन है द फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो इनसाइड द ओव्यूल्स एंड बिकम सीड्स, ठीक है। ये बोल रहे हैं फर्टिलाइज्ड सेल जो होते हैं बेटा ओव्यूल के अंदर ग्रो करते हैं एंड देन सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, तो रीजन सही है बट असर्शन फॉल्स है। आपको पता है ना कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल के अंदर ही एग बैठा हुआ है, एग को फर्टिलाइज किया गया, वहाँ से बना जाइगोट, क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के बाद बेटा हम देखते हैं अंदर ही वो ग्रो करेगा एम्ब्रियो वगैरह में, देन अल्टीमेटली जो ओव्यूल था उसके ऊपर एक टफ कोट आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे सीड कोट। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन हो जाएगा आपके सीड्स का, एंड फर्टिलाइज एग भी आके ग्रो कर लेगा, जो फ्यूचर प्लांट है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्पोर फॉर्मेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम अब आप मेरे से बोलेंगे मैम एक बात बताइए, मतलब इन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है चैप्टर, बिल्कुल ये तो घपला रहे हैं आपको, यही तो चाह रहे हैं आपसे आप गलत कर दें, बट आप गलत नहीं करेंगे, है ना स्टूडेंट। आप सबको पता है कि स्पोर फॉर्मेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि किसी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, सिंपली स्पोर्स बनते हैं, रिलीज हो जाते हैं थ्रू द सेल डिविजन एंड ऑल। तो हम देखते हैं बेटा, आपको बताया था ना मैंने, देयर इज अ फंगस, उसके ऊपर ऐसे बल्ब बनता है, और उस बल्ब में क्या होते हैं, ये बल्ब मत लिख के आ जाना इसको, स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजियम है ना, और इस स्पोरेंजियम में बनेंगे स्पोर्स, क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, समझ गया। तो बेटा ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असर्शन गलत है, आंसर तो डी होगा, बट एक बार रीजन पढ़ लें। ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स। ये बोल रहे हैं जिस टाइम पे गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो वहाँ पे किसकी मिक्सिंग होती है बेटा, जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग हो जाती है। अब आपको पता है बेटा, ये मान लीजिए आपके पास है स्पर्म और ये आया ओवम, क्या स्पर्म और ओवम आया, अब ये स्पर्म और ओवम आपस में मिलेगा, तो जब ये आपस में फ्यूज करेगा बेटा, तो फ्यूजन के बाद यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जाइगोट मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, जाइगोट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मैम। तो इस जाइगोट के पास पापा के जेनेटिक मटेरियल भी होगा और मम्मी का जेनेटिक मटेरियल भी होगा, तो मिक्सिंग होगी ना दो जेनेटिक मटेरियल की, तो मतलब आंसर विल बी डी। इसका एनिमेशन गलत है, ठीक है बेटा, इसका एनिमेशन गलत है, इसका आंसर डी होगा। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाती है गलती कभी कभी। नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन, कॉलोनीज ऑफ यीस्ट मल्टीप्लाई इन शुगर सोल्यूशन, ठीक है। जो यीस्ट की कॉलोनीज है बेटा वो किस में मल्टीप्लाई कर रही है, शुगर सोल्यूशन में मल्टीप्लाई कर रही है, बिकॉज शुगर इज मेड ऑफ सुक्रोज विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर सस्टेनिंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज। तो ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि शुगर जो है वो एक मतलब किसका सोर्स है, इज अ मेड ऑफ सुक्रोज, जो सुक्रोज से बनी हुई होती है, जो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कराती है। आपको अच्छे से पता है बेटा, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको किसी ना किसी कार्बोहाइड्रेट सोर्स को तोड़ना ही पड़ेगा, एंड सुक्रोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट।
तो बेसिकली आपको वहाँ से एटीपी मिलेगी और उस एटीपी को यूज़ कर आप ये सारे काम कर सकते हैं, सेल डिवीजन करना, कुछ भी करना, क्योंकि एनर्जी तो लगेगी। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका ए। बिल्कुल सही बात है कि भाई सुक्रोज क्यों यीस्ट क्यों मल्टीप्लाई कर पा रहा है शुगर सोल्यूशन में, क्योंकि शुगर प्रोवाइड करा रही है एनर्जी। आपको पता है, मान लो मैं शुगर में जैसे सुक्रोज है ना, मान लो मैं ग्लूकोज ले लूँ, तो ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ग्लूकोज को बेटा जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, यहाँ पे तो आप देखेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा क्या, CO2, वाटर, और साथ में मिलेगा बेटा ATP। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन। क्लोन्स आर ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बोल रहे बेटा जो आपके क्लोन्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेटा, जो क्लोन्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्लोन्स क्या होते हैं बेटा, क्लोन्स एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स की, ठीक है, क्योंकि भैया इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास सेम DNA होता है एज दियर पेरेंट्स, तो इसलिए बिल्कुल जैसे पेरेंट होंगे ना बेटा वैसी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी रहेंगे उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बेटा, असर्शन के क्लोन्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं बेटा, क्योंकि एग्जैक्ट DNA सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आ सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल जाता है। डन, बिकॉज रीजन पढ़ेंगे, क्लोन्स हैव एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ DNA एज देयर पेरेंट। तो बिल्कुल सही बात है बेटा यहाँ पे कि भैया क्लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, और क्लोन्स की जो होती है बेटा एग्जैक्ट कॉपी होती है DNA की एज दियर पेरेंट्स। समझ में आ रहा पॉइंट आप लोगों को? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9th, द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये बोल रहे हैं बेटा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो रहा है बेटा, वो बहुत बुरी तरीके से मतलब एक तरीके से खराब हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि हो रही हैं फीमेल फीटिसाइड्स, मतलब कि बेटा अनबॉर्न फीमेल चाइल्ड को पेट के अंदर ही मतलब वूम्ब के अंदर ही मार देना, ये है इन सब चीज़ों का रीज़न। तो रीज़न हम देखेंगे, बिकॉज फीमेल फीटिसाइड आर कैरीड आउट रेकलेसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेटा क्या हो रही है, उस अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड की डेथ हो रही है, उसको मारा जा रहा है जब इस दुनिया में भी नहीं आई है, जिसको पता भी नहीं है कि उसको क्यों मार दिया गया। सो स्टूडेंट इस वजह से सेक्स रेशियो खराब हो रहा है। देखिए इट्स अवर मोरल ड्यूटी कि हम लोग इस चीज़ को स्प्रेड करें, कि ये चीज़ें गलत हैं। अब मैं आपको अगर 2 एग्जांपल इंडिया से उठा के दूँ तो 2 स्टेट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हरियाणा और राजस्थान, ये 2 ऐसी स्टेट हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इवन अगर मैं हरियाणा की बात करूँ बेटा, तो हरियाणा के अंदर इतना सेक्स रेशियो ख़राब हो चुका है कि आप ये समझ लो अगर 10 लड़के शादी के लिए बैठे हैं ना, तो सिर्फ एक ही लड़की है बस। तो इतना ज़्यादा सेक्स रेशियो का ख़राब होना, मतलब अब आप समझ रहे हो, एंड विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि अगर फीमेल्स खत्म हो जाएंगे बेटा तो किसी की जनरेशन कैसे आगे चलेगी यार। और जो लोग मारते हैं, मैं उनसे ही ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप फीमेल नहीं हैं? आपको जिसने पैदा किया, उन मेल से पूछना चाहती हूँ कि आपको जिसने पैदा किया वो भी तो एक फीमेल है। तो आप किसी फीमेल को मार कैसे सकते हैं जबकि वो आपका ही खून है? तो स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक शेमफुल प्रोसेस है जो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बेटा चाहते हैं। आई डोंट नो कि उनको बेटा क्यों चाहिए भाई। क्या आपकी बेटी बेटा नहीं बन सकती? क्या आप अपनी बेटी को बेटा नहीं बना सकते? क्या आप उसको इतना सपोर्ट नहीं कर सकते जितना आप अपने बेटे को करते हैं? मतलब रीज़न क्या है? रीज़न मुझे आज तक समझ में नहीं आता सोसाइटी का। क्योंकि यार अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि देयर इज़ अ सोसाइटी जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी फीमेल वर्कर्स अब आ चुकी हैं। अब आपको पता है फीमेल्स कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। इवन आई एम फीमेल एंड आई एम हियर एंड आई एम टीचिंग यू ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट। मैं जहाँ पर भी हूँ आज खड़ी हूँ, मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ। अगर मेरे माँ बाप की भी ये सोच होती तो आज मैं यहाँ पे होती नहीं, इवन मैं इस दुनिया में नहीं होती। तो इट इज़ समथिंग, ये दिमाग का खेल है सारा, ये सोसाइटी की सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी लड़की को बोझ समझते हैं तो फिर तो मैं उन लोगों को मैं क्या ही बोलूँगी, ये बस मैं इतना बोलूँगी कि शेम ऑन यू, बस इतना मेरा कहना है। बट आप लोग आने वाली जनरेशन है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ कहीं पर होते हुए भी देख रहे हैं, आपको उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होना है और एक सही चीज़ के लिए खड़े होना है। समझ रहे हैं आप? तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, कि सेक्स रेशियो का बिगड़ने का रीज़न क्या है बेटा? फीमेल फीटिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन फीमेल्स द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और अ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये बोल रहे हैं फीमेल्स में जो एग है
वो ओवरी से वूम तक लाया जाता है थ्रू अ थिन ओविडक्ट, जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं रीजन द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू द सर्विक्स। ये बोल रहे हैं कि यूट्रस जो है वो वजाइना में ओपन होती है सर्विक्स के थ्रू। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो तो आपको एक क्वेश्चन हो सकता है डील। आपने देखा था बेटा यहाँ पे दिस इज द यूट्रस, दिस इज द यूट्रस हियर, दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वजाइना, दिस इज द वजाइना। फिर ये बोल रहे हैं ओवरी यहाँ पर होती है बेटा एंड दिस इज द थिन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ओवम निकलेगा, देन दिस ओवम इज कैरीड आउट बाय दिस, क्या हम बोल सकते हैं इससे क्या बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब से। तो बिल्कुल सही है बेटा आपका यहाँ पे। तो हम ये देखेंगे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेटा ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, समझ गए ना, ठीक है। और हाँ एक और डाउट मत रखना, आपको पता है बेटा कि एग आता फेलोपियन ट्यूब तक है बट बाद में वो फर्टिलाइज होकर वूम तक ही जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन। बाइनरी फिजन इज मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन जो होता है बेटा ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है। बिल्कुल सही बात है कि बाइनरी फिजन है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें हम देखते हैं बिकॉज इन बाइनरी फिजन आ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा इसका ए, क्योंकि रीजन भी सही है और असर्शन भी बिल्कुल सही है। डन? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस अकर इन द यूट्रस। ठीक है, ये बोल रहे हैं ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन जो है वो यूट्रस में होता है। अच्छा, यूट्रस में होता है, मार्क करना जरा इसको। बिकॉज रीजन क्या है? द यूट्रस प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई यूट्रस जो है वो फर्टिलाइज्ड एग को एक सुटेबल एनवायरनमेंट देगा, बट ये कहना सही है कि इनका नहीं। आपको पता है क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा मैम, ये आएगा। तो मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन गलत है आपका बेटा और रीजन सही है। डन? आगे बढ़ जाएं? यस मैम, बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फ्रेगमेंटेशन जो होता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मतलब एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। देखो बेटा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है एंड देन वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं यहाँ में प्लांट्स, फंजाई, इन सब में देखने के लिए मिल जाता है इजिली। सो स्टूडेंट रीजन क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन क्या है? बिकॉज फ्रेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ द माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है बेटा? माइसीलियम होता है अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स, पतले पतले धागों जैसा स्ट्रक्चर, इनको हम हाइफे बोलते हैं। ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और एक एक जो फ्रेगमेंट है वो एक इंडिविजुअल में टर्न हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं 14 क्या है? असर्शन है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ये बोल रहे हैं बेटा जो ऑफस्प्रिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। क्या? सिंगल पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए ऐसा होता है। सो बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही है बेटा, ये वाला रीजन भी इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है और जेनेटिकली कोई रिकॉम्बिनेशन भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। बडिंग एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बिल्कुल सही बात है बेटा। बडिंग में होता क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के साइड में एक आउटग्रोथ निकल जाती है। क्या? एक ऑर्गेनिज्म के साइड में एक आउटग्रोथ निकल जाती है और वो आउटग्रोथ जब मैच्योर जाती है तो बॉडी से डिटैच हो जाती है एंड फॉर्म कर लेती है न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो बडिंग इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ एंड डिटैचेस फ्रॉम द पैरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट असर्शन, रीजनरेशन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा रीजनरेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जिसके अंदर क्या होता है बेटा? रीजनरेशन में एक ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने कट बॉडी पार्ट से एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है या फिर अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर सकता है। तो रीजनरेशन इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉलिनेशन इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा पॉलिनेशन जो होता है वो असेंशियल होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। बेटा आपको पता है जब तक पॉलिनेशन नहीं होता, पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, है ना, स्टेमन से स्टिग्मा तक आना। बिल्कुल सही है बात है, बिकॉज पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगा बेटा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर बी होगा। अब इसका आंसर बी क्यों होगा? क्योंकि बेटा आपको ये बताना था कि क्यों पॉलिनेशन एसेंशियल होता है। बेटा पॉलिनेशन में हम लोग ये चीज़ देखने के लिए ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि पॉलिनेशन होने के बाद ही एग जो है
वो ओवम उससे मीट कर सकता है, किससे? पॉलन ग्रेन से, मतलब मेल गैमीट से। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं आपका 18th, फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के एब्सेंस में नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉलिनेशन मेल गैमीट को लेकर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19th, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फॉर श्योर बेटा, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू बेटा वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अजम्पशन भी सही है, रीजन भी सही है और ट्रू एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उनके अंदर एक जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप आपस में मिक्स होते हैं। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स लीडिंग टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा ए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसा आसान है, कुछ ऐसी जरूरत है नहीं आपको ऐसे कुछ करने की, आपने सारा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा हुआ है। जल्दी से इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को लाइक करो। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बेटा। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि अब आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको प्रोवाइड कराता है बेटा हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बेटा, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।